पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जनरल इन्फॉर्मेशन को समझा, ऑब्जेक्टिव को समझा, और आज की क्लास में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर द devices which convert chemical energy to electrical energy for spontaneous chemical reactions। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सभी सेल्स इसके अंदर आती हैं जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का मेन काम है। अब बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो अपने आप प्रोसीड करती हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर। तो ऐसी सभी केमिकल रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। अगर कोई हमें बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर लगाना पड़े, उन्हें फोर्सफुली कराना पड़े, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइन होती है, जैसा कि हम थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा, और जिसके बारे में हम 11th क्लास की जो सीरीज़ बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसमें डिस्कस कर देंगे। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा गिव्स फ्री एनर्जी फॉर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शंस किसी सेल्स के अंदर होती हैं वो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, और रेडॉक्स रिएक्शंस जो सेल्फ होती हैं अपने आप प्रोसीड करती हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर। तो ऐसी सभी केमिकल रिएक्शन, ऐसी सभी रिडॉक्स रिएक्शंस जो स्पॉन्टेनियस नेचर की हैं और इनके कारण जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या हैं? जस्ट अपोजिट हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की जस्ट अपोजिट हैं। इसमें क्या होता है? तो दीज आर द डिवाइसेस विच यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। यानी फोर्सफुली केमिकल रिएक्शंस जो हमें करानी होती हैं नेचुरली अपने आप नहीं होती हैं। नेचर में इनके होने की संभावना, इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो जीरो होती है, लेकिन इनको हम फोर्सफुली कराते हैं, और फोर्सफुली कराने की वजह से ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इन्हें नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर के होने की वजह से ये सारी रिएक्शंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर होती हैं। तो जैसा कि जो घर के अंदर बड़ा बड़ा बैटरा होते हैं, बड़ी बड़ी पावर के इन्वर्टर होता है, तो बैटरी जो होती है चार्जिंग के समय वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करती है। और जब बैटरी का हम यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके जैसे फैन को चलाना, बल्ब को जलाना, या कुछ भी जो कार परफॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एक दूसरे की जस्ट अपोजिट होती हैं नेचर की। रिएक्शंस की बात करें तो हमने आपको बता ही दिया अभी जस्ट कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर, अपने आप ही होती हैं, और इनमें
केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर बाहर से हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोकेमिकल में जस्ट उल्टा होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लास 9th में क्लास 11th में पिछली साल जो 8th चैप्टर है पार्ट 2 जो है केमिस्ट्री की, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पर डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ध्यान कीजिए, हमने जो क्लास 11th में पढ़ा है डैनियल सेल, जिसके अंदर जिंक की एक हाफ सेल होती है और एक कॉपर की हाफ सेल होती है। डैनियल सेल को अगर ध्यान करने की कोशिश करें तो उस डैनियल सेल में क्लास 11th में आपने कुछ इस तरीके से कंटेनर देखे होंगे। ध्यान करिए, इस तरीके से दो हाफ सेल अलग अलग तरीके से दो कंटेनर के अंदर परफॉर्म होती हैं। अब ये जो कंटेनर है, जो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड, और ये है राइट साइड, राइट साइड। अब ये दो कंटेनर लिए हैं लेफ्ट और राइट, इनके अंदर हमने सॉल्यूशन भर दिया है रेस्पेक्टिव मेटल का, जिनका हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड लेंगे। तो क्लास 11th में जो रेडॉक्स रिएक्शन है वहाँ पर डैनियल सेल को ध्यान करने की कोशिश करें, इसके अंदर जिंक की रॉड को डाला गया था, जिंक मेटल की रॉड। अब ये जो जिंक मेटल की रॉड है इसके अंदर डिप कर दिया गया इसको जिंक, और ये जिंक मेटल का ही ZnSO4 एक्वा मतलब एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन ऑफ जिंक मेटल। इसमें कॉपर मेटल की जो इलेक्ट्रोड है वो ली गई कॉपर मेटल की, और इसके अंदर कॉपर मेटल का ही कॉपर सल्फेट का एक्वा फॉर्म में सॉल्यूशन लिया गया। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इधर डैनियल सेल को रिकॉल करने की कोशिश करूँ, मैं उसी को बना रहा हूँ, जहाँ से हम इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे और इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ से देख सकते हैं, इनके दोनों सॉल्यूशन को जोड़ने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज इस तरीके से क्लास 11th में जो पढ़ा है, ध्यान करो, एक सॉल्ट ब्रिज होता है, दोनों हाफ सेल्स को जोड़ने का काम करता है। इन दोनों को बाहर से कनेक्ट कर दिया गया किसी वायर के द्वारा, तार से। अब इनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुई, और उस केमिकल रिएक्शन होने से इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और वो पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल की EMF कहलाती थी, और जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर 1.1 वोल्ट थी। ध्यान करने की कोशिश करें, जो क्लास 11th में हमने रेडॉक्स रिएक्शन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। अगर नहीं भी पढ़ा है तो इस चीज़ को ध्यान में दीजिए। यहाँ पर जो भी मैं लिख रहा हूँ एक एक पॉइंट को क्लियर कट समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल आपके समझ में नहीं बहुत कुछ आ रहा होगा, लेकिन इस पर फोकस करिए, देखिए। अगर इसको ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नहीं रहेगा कोई, तो क्वेश्चन तो तब रहते हैं जब चीज़ों को समझते नहीं। अब देखिए एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कैसे करता हूँ। तो ये रहा लेफ्ट साइड पर जो हमने हाफ सेल रखी है, जिंक मेटल की हाफ सेल है, और ये राइट साइड पर ये हमने हाफ सेल रखी है कॉपर मेटल की, और उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसी के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जिस मेटल की रॉड ली है, जिसे हमने इलेक्ट्रोड के रूप में लिया है, और उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी लेना है। जैसे जिंक मेटल की हमने रॉड ली है, तो जिंक मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने इसके अंदर लिया है, जो ZnSO4 एक्वा मतलब एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के साथ ये एक्वस कहलाता है। इसी प्रकार से कॉपर मेटल की हमने रॉड ली है, और कॉपर मेटल का ही एक्वस सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट लिया है। ये तो
क्लियर कट यहाँ से देख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने का काम ये सॉल्ट ब्रिज करता है। क्लास 11th में हमने पढ़ा, इसका काम है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और साथ ही साथ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसका काम क्या है, इस पूरे के पूरे सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, क्योंकि इसकी वजह से ये सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट क्या होता है, करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, एक क्लोज सर्किट होना चाहिए। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकता है, और करंट फ्लो कराने के लिए क्लोज सर्किट चाहिए, तो हमें यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता ही है। तो इस सॉल्ट ब्रिज का काम एक तो ये हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करेगा, और दूसरा काम इसका ये हो गया, जो आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी दोनों साइड, इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड, एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, प्रोसीड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस चेंजेस इन बोथ द साइड, बोथ कंटेनर। तो इन कंटेनर की जो कंसंट्रेशन, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना भी इसका काम है, क्योंकि जिस तरफ पॉजिटिव, मान लो जिस तरफ पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे, अब किधर पॉजिटिव बढ़ेंगे किधर नेगेटिव बढ़ेंगे वो हम अभी देख लेंगे एक एक चीज़ को क्लियर करके। अब मान लो इस बीकर में पॉजिटिव आयन बढ़ गए या नेगेटिव आयन बढ़ गए, तो उस आयन को काउंटर करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज जस्ट अपोजिट नेचर के आयन को उसमें भेज देगा, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन रहेगी, और इस पर चार्ज जो है न्यूट्रल रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है इस सॉल्ट ब्रिज का काम, और सर्किट को कंप्लीट करना है। अब क्योंकि अब ध्यान करें, क्लास 10th में हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, और उस रिएक्टिविटी सीरीज में ये भी पढ़ा है क्लास 10th में कि जिंक कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर से ऊपर होने के कारण कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन की जाए जिंक मेटल की, तो जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगली क्लासों में, अगली जो इनके बाद सीरीज में जो आएगी आगे तब, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन या रिड्यूसिंग पोटेंशियल के बेस पर मेटल की एक सीरीज है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है वो ऊपर है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे ऊपर, उसी के बेस पर हमने अरेंज किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वहाँ से तो चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देना है, ये हमने सेपरेट कंटेनर लिए हुए हैं। सेपरेट कंटेनर मतलब जिंक का कंटेनर अलग है और ये है कॉपर का कंटेनर, कॉपर वाला कंटेनर अलग है। लेकिन इनको जब बाहर से तार से जोड़ दिया गया तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट बनता है। अब क्या होगा ये चीज़ देखिए, इस वाले साइड से जिंक मेटल, क्योंकि जिंक के अंदर पावर अधिक है, पहले ध्यान दीजिए, जिंक के अंदर कॉपर की कंपैरिजन में पावर अधिक है, शक्तिशाली अधिक है, तो ऑक्सीडेशन इसका होता है। ठीक है, अब जिंक ऑक्सीडेशन इसका होगा यहीं कॉपर वाले इस सॉल्यूशन में, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इस साइड, तो यहाँ कॉपर के बहुत सारे आयंस होंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। वो कॉपर के आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके डिपॉजिट हो जाएंगे इस इलेक्ट्रोड पर, और इस वाले सॉल्यूशन में जिंक इस मेटल के फॉर्म में, जो सॉलिड फॉर्म में है, वो जिंक का मेटल आयन में टूटेगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन इस वायर से ट्रेवल करते हुए इस कैथोड पर आएंगे, और इस कैथोड पर इस सॉल्यूशन से कॉपर के आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके डिपॉजिट हो जाएंगे, और यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर जिंक मेटल के जो एटम हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आयन बनाएंगे, और आयन बन के सॉल्यूशन में चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हुए वायर के थ्रू यहाँ आ जाएगा, और रिएक्शन प्रोसीड करती रहेगी, चलती रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए यहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और इलेक्ट्रिक करंट बनता है कब, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं
यानी चार्ज का फ्लो कब होता है, जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज द 1.1 वोल्ट। और मैं आपको बता दूं ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया गया। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती हैं, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोलर कंसंट्रेशन। अब 1 मोलर कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोल पर लीटर, यानी इनकी जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की वो होगी 1 मोल पर लीटर या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या होगी, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या फिर 1 मोल पर लीटर। बात एक ही है, डेसीमीटर की और लीटर दोनों की यूनिट बराबर ही होती है, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए इस सेल के लिए ये दोनों का जो सिस्टम है, दोनों के सिस्टम में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज़ द 1.1 वोल्ट। और ये डैनियल ने डिज़ाइन की थी, इसलिए उनके नाम पर डैनियल सेल इसको कहा जाता है। अब डैनियल सेल इसको कहते हैं क्योंकि इसको डिज़ाइन डैनियल ने किया था। स्टैंडर्ड कंडीशन अगर इनकी कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की कंसंट्रेशन इस वाले में 1 मोलर कंसंट्रेशन ली जाए, इसी प्रकार से इस वाले में जिंक सल्फेट वाले में इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन ली जाए, अर्थात इनकी मोलरिटी 1 ली जाए। तो उस सिचुएशन में इनके बीच में बनने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द 1.1 वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ईएमएफ इसमें होगा 1.1 वोल्ट। देखिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत अंतर होता है, फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, लेकिन यहाँ आप लोग बस इतना ही समझ लीजिए ये ईएमएफ जो है वो एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ फोर्स नहीं होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब हम इनके पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है 1.1 वोल्ट का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर की तरफ ये फ्लो होते रहते हैं और ये तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक ये केमिकल रिएक्शन चलती रहेंगी। और ये केमिकल रिएक्शन किस नेचर की हैं, स्पॉन्टेनियस है। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, ये प्रोसीड इटसेल्फ। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, प्रोसीड इटसेल्फ, अपने आप ही ये प्रोसीड करेंगी। इनको कराने के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली ये होंगी। तो इसलिए इनसे लगातार इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी 1.1 वोल्ट पर जब तक केमिकल रिएक्शन ये चलती रहेंगी। लेकिन ध्यान रखिए ये केमिकल रिएक्शन कब तक चलेगी, जब तक ये जिंक मेटल की जो रॉड है इसके अंदर मौजूद है। धीरे धीरे करके ये जिंक मेटल की जो रॉड है वो घटती जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी और कंज्यूम होने पर ये रिएक्शन भी रुक जाएंगी और इस वाले कंटेनर में धीरे धीरे करके कॉपर की रॉड मोटी होती जाएगी, थिक होती जाएगी। लेकिन सोचिए इस दौरान क्या होगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में इसके अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक के आयन बढ़ेंगे, Zn+2 आयन, क्योंकि ये जिंक के मेटल से जो एटम है वो आयन में कन्वर्ट होके कहाँ जा रहे हैं, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हुए इस वाले कॉपर की रॉड पर आ जाता है। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करना ज़रूरी है, तो इसके लिए उतना ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज इस सॉल्ट ब्रिज से इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में बढ़ेगा जिंक मेटल की वजह से उतना ही नेगेटिव चार्ज इस सॉल्ट ब्रिज से इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। दूसरी तरफ इस वाले कंटेनर में अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉपर के आयन डिपॉजिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे इस इलेक्ट्रोड से और कॉपर के आयन डिपॉजिट हो जाएंगे और डिपॉजिट होकर इसको थिक कर देंगे, मोटा कर देंगे, तो जिससे सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव
जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। नेगेटिव आयन कौन से होंगे? सल्फेट के आयंस होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है? कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट जो मौजूद है उसमें से कॉपर तो डिपॉजिट हो गया इसके ऊपर, लेकिन बचा क्या? सल्फेट आयंस। और सल्फेट आयंस कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज के। तो नेगेटिव चार्ज इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को यहाँ भेज देगा उतने ही अमाउंट में, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती रहे। और ये रिएक्शन प्रोसीड होती रहेंगी तब तक जब तक ये जिंक की जिंक मेटल की ये जो रॉड है पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होती है, या फिर इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर जो सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसकी जो कंसंट्रेशन है 0 हो जाए। तो दोनों ही केसेस में ये रुक जाएगा, क्योंकि अगर कॉपर ही नहीं बचेगा तो डिपॉजिट क्या होगा? या इधर से डिपॉजिट होना रुक जाए या इधर से डिसॉल्व होना रुक जाए। अगर एक भी सिचुएशन में ये रुक जाता है तो वहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगी और सेल वर्क करना बंद कर देगी। लेकिन याद रखिए, ये कंसंट्रेशन इनकी हम क्या लेते हैं? 1 मोलर कंसंट्रेशन हमने ली है, मोलरिटी इसकी 1 ली है, अर्थात 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी कंसंट्रेशन ली है। तो ऐसी सिचुएशन में ये पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करेगा वो 1.1 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। और इस 1.1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस या स्टैंडर्ड ईएमएफ कहते हैं डैनियल सेल का। तो डैनियल ने डिज़ाइन की थी ये सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसको वोल्टिक सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो वोल्टिक सेल्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और इसे गैल्वेनिक सेल, ये तीन जो नाम आप सुन रहे हो ये एक ही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहो, गैल्वेनिक सेल कहो, वोल्टिक सेल कहो, ये सब एक ही है, इनमें कोई कुछ अंतर नहीं है। बस इतना समझ लीजिए। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तो भी मतलब वही है। डैनियल सेल की बात करें तो ये डैनियल सेल डैनियल के नाम पर है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है जिसमें जिंक और कॉपर का सिस्टम है। अगर हम जिंक और कॉपर के सिस्टम की जगह कोई दूसरे मेटल का सिस्टम बना लें, जैसे कैडमियम ले लें, कुछ और मेटल ले लें, तो वहाँ पर वो डैनियल नहीं रह जाएगी, उस अलग हो जाएगा। तो डैनियल ने इससे सबसे पहले बनाया था इस सिस्टम को, इसलिए उनके नाम पर इसको रखा गया डैनियल सेल। लेकिन ये सब क्या है? एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल एनर्जी यहाँ से समझ पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है। केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो रही हैं और उस रिएक्शंस के कारण यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हम किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क को कर सकते हैं, जैसे गीजर्स हैं, फैंस हैं या फिर बल्ब है, इनको जला सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल काम करना हो। और इसलिए इस डिवाइस का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस यहाँ से समझ पाए होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट chemical energy released during spontaneous chemical reaction into useful chemical energy या chemical work, हम कुछ भी ये कह सकते हैं। तो समझ पाए होंगे, फिर से समझिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बात इन दोनों का नाम एक ही है, ये इनमें कोई अंतर नहीं है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स chemical energy released during spontaneous chemical reaction into electrical energy। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बात की ये जो रिएक्शंस हो रही हैं उस समय किस तरीके से होगी, हमने इनकी केमिकल रिएक्शन नहीं लिखी। सोचिए यहाँ पर जो मेटल है ये जिंक है, और ये जिंक वाला जो है ये क्या है? एनोड है। क्या है? एनोड है। एनोड है। और ये क्या है? कैथोड है। क्या है? कैथोड है।
तो याद रखेंगे जो यहाँ पर कि एनोड को हमेशा हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं, ये क्या है लेफ्ट साइड, और कैथोड को लिखते हैं राइट साइड। अब एनोड पर क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है कैथोड पर यहाँ हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है यहाँ हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान कीजिए क्लास 11th में हमने पढ़ा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है अर्थात जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है अर्थात ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना रिडक्शन कहलाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो क्या यहाँ से समझ में आया कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा, और एनोड पर क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये वाली जो हाफ सेल है ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गई, ये वाली जो हाफ सेल है रिडक्शन हाफ सेल हो गई। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसको कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हाफ सेल, और इसे कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अब ये जो हाफ सेल्स हैं दोनों मिलके ही क्या बनाती है पूरी डिवाइस को, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल के मिलने से ही तो पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल या जो गैल्वेनिक सेल है वो बनी है। ये डैनियल सेल एक प्रकार का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जिसमें जिंक और कॉपर का सिस्टम हमने लिया है। तो यहाँ से हमने लेफ्ट साइड पर लिखा है एनोड जो होता है लेफ्ट साइड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, और राइट साइड पर होता है रिडक्शन बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन के बेस पर हम ले तो फिर कोई भी कुछ किधर भी सकते हैं, हम इधर जिंक वाला सिस्टम ले लें उधर कॉपर वाला ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं। पर हाँ एक कन्वेंशन एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। तो बाई सिस्टम हम इधर जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला कंटेनर लेते हैं और इधर की तरफ रिडक्शन वाला कंटेनर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन वाला कंटेनर इधर की तरफ हमने लिया, इसका मतलब ये जो जिंक वाला है वो हमने इधर की तरफ रखा है, और रिडक्शन वाला कंटेनर हमने लिया है इधर की तरफ रखा है, जिसमें कॉपर और उसके सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट को लिया गया है। यहाँ पर जिंक और उसके सॉल्यूशन जिंक सल्फेट को लिया गया है। तो हम यहाँ पर दो तरीके से कह सकते हैं कि रिडक्शन अकर्स एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगा। और या फिर लेफ्ट साइड जो है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन है, राइट साइड है वहाँ पर रिडक्शन है। देखो ऑक्सीडेशन कैसे है ये भी चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक मेटल कहाँ है मेटल के फॉर्म में, यहाँ से देखें Zn सॉलिड है, कहाँ पर है एट एनोड, एनोड की तरफ है। अब क्या हो जाएगा Zn+2 एक्वा में चला जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। एक्वा का मतलब क्या है, यहाँ से जिंक जो एटम है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके सॉल्यूशन में चला जाएगा, एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर से ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुँचेंगे इस कैथोड पर पहुँचेंगे। अब एट कैथोड क्या होगा Cu2+ आयन एक्वस, मतलब कहाँ से सॉल्यूशन के अंदर से, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर से
क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से ट्रेवल करते हुए पहुँचे हैं, जिंक द्वारा लॉस किए हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हुए कहाँ पर होगा ये प्रक्रिया, ये कहाँ होगी, ये होगी एट कैथोड। अब ये कैथोड पर ये होगा तो क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड, मतलब ठोस में बदल जाएंगे ये आयन, और ये आयन ठोस में होकर डिपॉजिट होने लगेंगे। डिपॉजिट मतलब इस जो कॉपर की जो रॉड है उसको थिक करने लगेगी, धीरे धीरे करके ये कॉपर की जो रॉड है वो बढ़ने लगेगी, और ये जिंक की रॉड है वो पतली होने लगेगी। तो धीरे ये थिन हो जाएगी, मैंने अभी बताया ही था। तो लास्ट में चल के क्या होगा, ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगी, बिल्कुल भी बचेगी नहीं सॉल्यूशन के अंदर, और ये पूरी तरह से मोटी हो जाएगी। और रिएक्शन भी तभी स्टॉप हो जाएंगी जब ये पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाती है तब, या फिर इसके अंदर से कॉपर आयन की कंसंट्रेशन समाप्त हो जाती है। दोनों ही सिचुएशन में ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। अब ये क्या हाफ रिएक्शंस है, क्या है, हाफ सेल रिएक्शन। क्या है, हाफ सेल रिएक्शन है। अब हाफ सेल रिएक्शन है, दोनों की दोनों ही, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमें फुल सेल रिएक्शन मिलती है। और जब भी हम किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो फुल सेल रिएक्शन लिखना ज़रूरी है। तो हम हाफ सेल की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी किसी सेल की बात करते हैं तो वहाँ फुल सेल रिएक्शन ही लिखनी पड़ती है। लेकिन अगर हम उनकी यानी जो रेडॉक्स कपल्स हैं, यानी ये क्या है, रेडॉक्स कपल्स ही तो हैं, ये भी एक रिडक्शन है, ये रिडक्शन वाला सिस्टम है एक तरफ, सॉरी ये ऑक्सीडेशन वाला सिस्टम है, और ये रिडक्शन वाला सिस्टम है। एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इन दोनों का एक जोड़ा बन गया ना, कपल बन गया। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का रिडॉक्स कपल कहलाता है। अब ये रिडॉक्स कपल जो है, इस पूरे कपल के मिलने से क्या बनता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम बनता है, और वो डिवाइस कहलाती है, वो सेल कहलाएगी। तो जब भी इन दोनों को अगर हम लिखना चाहें तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। तो ऐड करने से क्या मिलेगा, ध्यान रखिए, जिंक है Zn सॉलिड लिख सकते हैं, फिर इधर क्या है प्लस Cu 2 एक्वा, क्या करेंगे यहाँ पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, एरो लगाएंगे, क्या है इधर Zn2 एक्वा, फिर क्या है कॉपर सॉलिड, फिर क्या है +2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। हम पहले भी कैंसिल करके लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, रिएक्टेंट को एक साथ लिख दो। जब भी 2 हाफ सेल्स को जोड़ो, मैं आपको बताऊं सबसे सिंपल तरीका होता है रिएक्टेंट एक तरफ लिख लो, प्रोडक्ट को एक तरफ लिख लो, ऐड करके लिख लो, क्योंकि ऐड ही तो कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट जितने भी है, हमने क्या किया, इसमें रिएक्टेंट जो भी है उसको, और इस वाले में जो रिएक्टेंट है इसको, दोनों रिएक्टेंट को ऐड कर लिया। जो जितना भी दिया वो सब लिख लो, पहले काटना कुछ नहीं है, और आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। और अगर कोई चाहते हैं कोई गलती ना हो तो इसलिए सबसे बेटर रहेगा इन दोनों को ऐड कर लो, बाद में कैंसिल कर लो, जैसे हमने ऐड किया। तो यहाँ पर क्या किया, ये जो भी रिएक्टेंट हैं दोनों को ऐड कर लिया, और ये जो प्रोडक्ट हैं इनको भी ऐड कर लिया, और प्रोडक्ट को ऐड करने से क्या मिला, यहाँ पर हमें ये पूरी रिएक्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिया दोनों तरफ, तो क्या बना Zn सॉलिड Cu2 एक्वा, क्या बना रहा Zn2 एक्वा Cu सॉलिड। ये रिएक्शन हो गई किसकी, डैनियल सेल की रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, जो डैनियल सेल के अंदर होती है। अब बात अगर कोई पूछता है राइट द केमिकल रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन अकरिंग इनसाइड डैनियल सेल, तो देन यू कैन राइट Zn सॉलिड Cu2 एक्वा एरो Zn+2 एक्वा Cu सॉलिड। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, फॉर दिस रिएक्शन EMF ऑफ द सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज
1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड कंडीशन मेंशन करना ज़रूरी है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रखेंगे तो कंसंट्रेशन इसकी वेरी कर सकती है, ईएमएफ इसकी वेरी कर सकती है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन अर्थात 1 मोलर कंसंट्रेशन पर हमने जो ईएमएफ निकाली इस सेल की, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो निकाला है इनके बीच में जो बनता वो 1.1 वोल्ट का है। लेकिन और अगर कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो ईएमएफ कुछ और हो सकती है, बदल सकती है, वो वेरी करेगी कि हम क्या ले रहे हैं उसके आधार पर। तो ये जो मैंने अभी तक जो डिस्कस किया, डैनियल सेल का डिस्क्रिप्शन बताया और इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस कैसे हो सकती है वो भी मैंने बताया। तो एनोड पर रिएक्शन होने वाली, कैथोड पर रिएक्शन होने वाली, दोनों को ओवरऑल किस तरीके से लिख सकते हैं, कैथोड को हम कौन सी साइड रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियरली राइट साइड पर हम कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड पर एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसकी ऑक्सीडेशन होनी है, उसको हम एनोड वाली साइड रखेंगे, और जिसकी रिडक्शन होनी है, जो लेस रिएक्टिव है, वो कैथोड वाली अर्थात राइट साइड रखेंगे। और इनकी जब भी ये करते हैं तो इनका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी उसी में लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसी मेटल का होता है जिसका इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्यों है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, और ये रही केमिकल रिएक्शन अभी हमने बताई। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो मैंने अभी टोटल जो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन लिखी है डैनियल सेल के लिए, और इसी रिएक्शन होने की वजह से ये इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, वो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, इधर की तरफ। ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, एनोड से जा रहे हैं टुवार्ड्स कैथोड। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्यों होती है वो फिलहाल यहाँ नहीं बात करेंगे। फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्यों अपोजिट होती है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन की दिशा, डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ, जस्ट अपोजिट फ्रॉम कैथोड टुवार्ड्स एनोड। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम कैथोड टुवार्ड्स एनोड, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो इस सिचुएशन में बताइए पोलरिटी क्या होगी इन इलेक्ट्रोड्स की, इनकी पोलरिटी क्या होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, तो कैथोड का जो नेचर होगा पॉजिटिव होगा, एनोड का नेचर होगा नेगेटिव। तो एनोड पर होगा नेगेटिव चार्ज, कैथोड पर होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कैथोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है तो किधर जा सकते हैं, नेगेटिव चीज़ कहाँ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ ही जाएगी। तो पॉजिटिव कहाँ हुआ, कैथोड पर हुआ, क्योंकि ये एनोड से कैथोड पर जा रहे हैं थ्रू दिस वायर, इस वायर से होते हुए। तो ये पोलरिटी रहेगी फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो एनोड है उसकी पोलरिटी नेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कैथोड की पोलरिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होती है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, तो सोचो कंफ्यूज हो जाओ, कैथोड नेगेटिव होता है, जनरली कैथोड नेगेटिव होता है कब, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होती हैं जिनमें चार्जिंग, अब ये डैनियल सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम कर सकती है। हम बताएंगे किस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करेगी, वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से अभी बात करेंगे। अब जैसे देखिए, ये रिएक्शन अपने आप प्रोसीड होती हैं, याद रखेंगे जो रिएक्शन अपने आप प्रोसीड होती हैं, जिन्हें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। और उनके लिए जो पोलरिटी होगी, उनमें एनोड की पोलरिटी नेगेटिव होगी, कैथोड की पोलरिटी पॉजिटिव होगी। लेकिन ये अगर ज़बरदस्ती कराई जा रही हैं, फोर्सफुली कराई जा रही हैं, तो उस सिचुएशन में एनोड की पोलरिटी पॉजिटिव हो जाएगी, कैथोड की पोलरिटी नेगेटिव हो जाएगी, और रिएक्शन भी जस्ट रिवर्स हो जाएंगी।
इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी हम बात करेंगे जब एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स करेगी इसको, और यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होने की बजाय कॉपर इसमें डिज़ोल्व होने लगेगा, जिंक इसमें डिज़ोल्व होने की बजाय इस पर डिपॉजिट होने लगेगा। वो किसका कमाल होगा? एक्सटर्नल पोटेंशियल का कमाल होगा, जो इसको इस सेल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगती है। तो यहाँ से समझ गए होंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड और एनोड की पोलरिटी क्या होती है, उसको समझने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम इसको मिटाल कर इस चीज़ को और डिटेल में समझते हैं जब यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई की जाती है। इसको यहाँ मिटालते हैं और फिर देखते हैं। देखिए, बाहर से जब एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उस सिचुएशन में हमें ये देखना होगा कि सेल की जो ईएमएफ है, सेल की जो पोटेंशियल है वो कितनी है, और बाहर से हम जो लगा रहे हैं पोटेंशियल वो कितनी है। उन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की जो पोटेंशियल होती है वो सेल की पोटेंशियल के बेस पर ही चेंज करेगी। अब जैसे हम कंटेनर फिर से बनाते हैं, अब ये मैंने कंटेनर बनाया इस तरीके से, ध्यान से देखना, ये रहा एक और कंटेनर, इनके अंदर वही हम डैनियल सेल ले रहे हैं। तो डैनियल सेल में ही देखिएगा, इसमें क्या लिया हमने, वही जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वा मतलब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ये, और इसके अंदर हमने डाल दी जिंक मेटल की रॉड। अब ये है जिंक मेटल की रॉड जो इसमें घुली हुई है, ध्यान से देखेंगे, ये इसके अंदर हमने डाल दी कॉपर मेटल की रॉड। किसकी? ये है जिंक मेटल की रॉड, ठोस होगा, सॉलिड है। ये कॉपर मेटल की रॉड ये सॉलिड है, और ये है कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वा फॉर्म में होगा। इनके बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया उसी तरीके से, ध्यान रखें। अब ध्यान रखें, इनको हमने इस तरह से अगर यहाँ जोड़ देंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पर, तो इसके लिए EMF कितनी थी सेल की? 1.1 वोल्ट। अब ये जो EMF 1.1 वोल्ट थी इस सेल के लिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पर बाहर से एक पोटेंशियल दे दिया, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अभी यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? जिंक टुवार्ड्स, जिंक से हटेगा कॉपर की तरफ जाएगा, कॉपर पॉजिटिव होगा, जिंक निगेटिव होगा। नॉर्मली यही होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन जिंक से निकले कॉपर की तरफ गए, यानी यहाँ पर एनोड से निकले कैथोड की तरफ गए, और ये पोलरिटी निगेटिव ये पॉजिटिव है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर बाहर से एक कनेक्शन कर दिया है, ध्यान रखना। इस तरीके से मैं एक बना रहा हूँ, बैटरी लगा दी। अब ध्यान रखना, ये जो बैटरी लगाएंगे यहाँ पर हम, तो वो उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर लगाओगे? अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा दिया, ये बड़ा वाला, तो ये सेल को सपोर्ट और करेगा, यानी इसकी जो पोटेंशियल होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी, जो 1.1 वोल्ट है इससे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हमें इसका अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपोज करने के लिए हमें जस्ट इसकी पोलरिटी इस तरह से चेंज करनी होगी कि नेगेटिव की साइड नेगेटिव कर दो, तो नेगेटिव लिए छोटा सा, ये बड़ा, छोटा, बड़ा। अब ये जो बैटरी है आपको दिख रही होगी, इस बैटरी के लग जाने से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी की जो EMF होगी, यानी जो वोल्टेज होगी, पोटेंशियल होगी, वो पोटेंशियल इस सेल की EMF का अपोज करेगी। कितना करे? अब कैसे करेगी? फिलहाल तो यहाँ नहीं,
यहाँ देखिए, यहाँ से हमने निकाला एक इस तरीके से और उसको लगा दिया ऐसे करके यहाँ पर। ये हमने क्यों लगा दिया? सबसे पहले इस चीज़ को देखो, बहुत से बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि ये सब डायग्राम क्या कैसे है, इसमें कुछ है ही नहीं। बस सबसे पहले करना क्या है, हमने डैनियल सेल को बनाया है, हम डैनियल सेल को बना लेना है। तो जिसमें हमने नॉर्मली जो भी पीछे बनाया था उसको बना दिया। इसके बाद क्या किया, क्योंकि यहाँ पर हम चेक करेंगे कि एक्सटर्नल पोटेंशियल का इस डैनियल सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ये हम अपोज करने के लिए लगाएंगे। तो हमने बाहर से एक एरो लिया और इस तरीके से एक बैटरी को लगाया। ये क्यों हमने रेजिस्टेंस क्यों लिया? ये रेजिस्टेंस हमने इसलिए लिया है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी रेजिस्टेंस के अंदर, तो उसी वही तो हमें चेक करनी है, क्योंकि हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में, V = IR। अब जो इसके अंदर करंट होगा वो तो फिक्स होगा, क्योंकि इस सर्किट के अंदर जो बैटरी है वो फिक्स कर दी। इसकी जितनी भी वोल्ट होगी, कुछ भी हो सकती है इसकी वोल्ट, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। मान लिया यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी है, कितनी है, V वोल्ट की बैटरी है। अब V वोल्ट की बैटरी है तो इसमें करंट I फ्लो होगा। अब I जो करंट फ्लो होगा तो वो करंट कितना होना चाहिए, उस करंट को कौन तय करेगा, कौन देखेगा कितना होना चाहिए, तो उस करंट को निर्धारित कौन करेगा, ये रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखो, सॉरी, करंट तो इसमें फिक्स ही होगा, लेकिन हम इसके मतलब सेल के दोनों तरफ हम कितनी पोटेंशियल लेना चाह रहे हैं, तो वो पोटेंशियल हम इस एरो को एडजस्ट करके ले सकते हैं। सोचिए, हमने इस एरो को कहाँ पर लिया है, यहाँ पर लिया, मतलब इतना रेजिस्टेंस लिया है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, यहाँ से देखिए V = क्या है, IR। अब I तो इसमें फिक्स होगा सर्किट में, क्योंकि यहाँ पर इसमें और तो कोई रास्ता है नहीं, करंट तो सेम ही रहेगा इसमें। तो क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। फिलहाल हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे, बस समझ लो यहाँ पर। तो जैसे हमने इतना रेजिस्टेंस लिया तो रेजिस्टेंस कम लिया ना, पूरा नहीं लिया, पूरा रेजिस्टेंस इतना है। अब रेजिस्टेंस कम लिया तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा, करंट तो फिक्स है, तो वोल्टेज भी तो कम हो जाएगा। वोल्टेज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट ही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ तक कितना होगा, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस सेल के चारों तरफ लगेगा, क्योंकि हमने इस एरो को जहाँ पर, इस तार को जहाँ पर टच कराएंगे वहीं से तय हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस सेल के चारों तरफ कितना लगना। अब इस तार को बढ़ा के यहाँ ले आए तो इतना हो गया रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट तो है ही फिक्स पहले से, तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ जाएगा। तो हम ये बैरी कर करके चेक कर सकते हैं कि सेल में जो ईएमएफ जो है, ईएमएफ का अपोज करने के लिए अगर हम पोटेंशियल को वेरी करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या रिएक्शंस चलती रहती हैं या रुक जाती हैं या फिर उल्टी डायरेक्शन में चलने लगती हैं, इस चीज़ को देखना है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जैसे मान लो शुरुआत में हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट किया, अब एडजस्ट करने पर देखा कि रिएक्शन, ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल V का, वो क्या है, V > 1.1 वोल्ट। अब 1.1 वोल्ट से कम है ये जो पोटेंशियल है, किसके चारों तरफ, इस डैनियल सेल पे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इफ द एक्सटर्नल opposing potential less than EMF of Daniell cell, then reaction continue।
अब रिएक्शन लगातार चलती रहेंगी जब तक ये मतलब अगर ये 1.1 से कम है उस सिचुएशन में, क्योंकि इस डैनियल सेल की ईएमएफ कितनी है 1.1 वोल्ट, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन ये रही, यही तो होगी कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, पहले ही अभी हमने पढ़ा था, इस एनोड से कैथोड की तरफ, फ्रॉम दिस एनोड टुवर्ड्स दिस कैथोड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, लेकिन करंट की डायरेक्शन ये। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अपोजिंग पोटेंशियल लगाई है जो इसकी ईएमएफ का विरोध कर रही है, पर वो अपोजिंग पोटेंशियल जो है लेस देन 1.1 वोल्ट है, इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन चलेगी इस तरीके से। यहाँ पर जिंक डिसॉल्व होता रहेगा और यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा। कब तक, एज लॉन्ग एज द पोटेंशियल अपोजिंग पोटेंशियल लेस देन द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। याद रखेंगे, if the applied opposing potential less than the EMF of the cell, then reaction continue। समझ गए, हमेशा कंटिन्यूअस रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचिए, अब इसको यहाँ से हटा के दूसरी सिचुएशन में क्या किया, इसको हटा के कहाँ ले आए, यहाँ पर। सपोज दैट इसको बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, फिर भी रिएक्शन चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते मान लो हमें यहाँ ले आए। यहाँ लाने पर देखा कि इसके अंदर जो करंट है, और यहाँ करंट को कौन पता करेगा, एमीटर, तो एमीटर लगा दिया, एमीटर लगा दिया। एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। अब करंट यहाँ पर हमने मेजर करने के लिए इस सर्किट में एक एमीटर भी लगा दिया, तो एमीटर करंट को मेजर करता है। देखा कि एमीटर की रीडिंग 0 दे रही है। एमीटर की रीडिंग जब 0 दे रही तो इसका मतलब यहाँ पर करंट फ्लो होना बंद हो गया है, इस सेल के अंदर रिएक्शन स्टॉप हो गई है। और वो कब होंगी, वो तब होंगी जब एक्सटर्नल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट, यानी अपोजिंग पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, देन रिएक्शन स्टॉप्स। तो उस सिचुएशन में रिएक्शन होना बंद हो जाएंगी और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। रीडिंग एमीटर की क्या आएगी, 0 आएगी, एमीटर की रीडिंग 0 आएगी, करंट 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा, तब होगा जब अपोजिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो उस केस में ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसको हम बढ़ाते बढ़ाते, यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते मान लो अब और लेगा, यहाँ ले आए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में इसकी एक्सटर्नल ईएमएफ क्या है, ग्रेटर देन, क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल ईएमएफ V इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल की ईएमएफ से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब सेल की ईएमएफ से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएंगी और इनकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज क्या होगी, ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, पोलैरिटी चेंज हो गई, अपोजिंग पोटेंशियल जो है वो फोर्सफुली इन रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में करा रही है। करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, एमीटर की रीडिंग उल्टी हो जाएगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो वैल्यू इंडिकेट करने लगेगा। और यहाँ पर क्या होगा, जिंक जो है डिसॉल्व होने की बजाय डिपॉजिट होने लगेगा और यहाँ कॉपर डिपॉजिट होने की बजाय डिसॉल्व होने लगेगा। यहाँ ऑक्सीडेशन होने लगेगी, यहाँ रिडक्शन होने लगेगी। कब, जब चार्जिंग होगी, मतलब बाहर से हम एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा देंगे, उस समय याद रखेंगे ये सिचुएशन होगी। समझ गए ना, तो उस समय ये सिचुएशन हो जाएगी जब बाहर की एक्सटर्नल पोटेंशियल इस सेल की ईएमएफ से बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, उस सिचुएशन में इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव,
इसकी पोलरिटी नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर की तरफ हो जाएगा, अभी ऐसा जा रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिसॉल्व होने लगेगा, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डिसॉल्व की बजाय क्या हो जाए, डिपोजिट होने लगेगा और यहाँ पर डिसॉल्व होने लगेगा। अब डिसॉल्व होगा, यहाँ पर डिपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट हो गया। किसके कारण, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाने के कारण। तो देखा तुमने कि यहाँ पर अगर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बाहर से जब एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई की जाती है तो उस सिचुएशन में इसकी पूरी की पूरी फंक्शन बदल जाती है। और वो कब होती है, वो तब होती है जब इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद एक्सटर्नल पोटेंशियल उसको एक्सीड कर जाती है। क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट आती है उस सिचुएशन में ईएमएफ ऑफ सेल और एक्सटर्नल पोटेंशियल बोथ आर इक्वल, और जब ये इसको एक्सीड कर जाती है एक्सटर्नल पोटेंशियल, उस सिचुएशन में रिएक्शन रिवर्स हो जाती हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो उसकी रिडक्शन होने लगती है, और जिसकी रिडक्शन हो रही थी उसकी ऑक्सीडेशन होने लगती है। और ये फोर्सफुली हो रहा है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं हो सकता, ये इसको ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, ये नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। और इसको हम कराते हैं किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या करा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। देखिए अब रिएक्शन क्या होंगी, यहाँ पर Cu+2 आयंस कहाँ से, सॉल्यूशन से Cu2+ आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे और कॉपर मेटल में डिपॉजिट हो जाएंगे। ध्यान रखिए, सॉरी ये पिछला मैं बता रहा हूँ, या माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ पिछला ध्यान रहा मुझको। यहाँ कॉपर का जो मेटल है Cu, क्योंकि कॉपर पर अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा। अब ऑक्सीडेशन कॉपर का हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे, Cu+2 एक्वा +2 इलेक्ट्रॉन। अब बाहर की पोलरिटी चेंज होने से, क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पर लगा दिया जो अपोज कर रही है, रिएक्शन को उल्टी डायरेक्शन में करा रही है, तो यहाँ पर ये जो कॉपर है, कॉपर की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होने से यहाँ पर हम लिख सकते हैं Cu2+ आयन, यानी कॉपर के जो आयन्स हैं वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे और कॉपर की जो रॉड है, मेटल रॉड है, वो थिन होने लगेगी, धीरे धीरे पतली होने लगेगी। वहीं पर इस वाले कंटेनर में, जिंक वाले में क्या होगा, Zn+2 आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, कहाँ से, एक्वा मतलब सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, अर्थात रिडक्शन होगी, और रिडक्शन होके किस में चेंज हो जाएगा, Zn सॉलिड यानी ठोस में चेंज हो जाएगा। देखिए these reaction are just opposite as in electrochemical cell. We have learned previously, जो हमने अभी पीछे पढ़ा उसमें देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन हो रही हैं वो जस्ट अपोजिट हैं इसके। ये क्या है, फोर्सफुली है, फोर्सफुली। अब फोर्सफुली इसको कराया जा रहा है, जबरदस्ती कराया जा रहा है, किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कराया जा रहा है, केमिकल रिएक्शन कराई जा रही है, और केमिकल रिएक्शन कराई जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। और इसलिए ये कैसे नेचर की है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस है अर्थात नहीं हो सकती अपने आप, लेकिन फिर भी कराई जा रही है। और इसलिए ये वाली जो सेल होगी, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल रिएक्शंस फोर्सफुली, यानी कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कराई जाती हैं, जहाँ पर जो
ऑक्सीडेशन करना चाहिए नॉर्मली इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन होता है, रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन होता है। वहाँ पर केमिकल रिएक्शन को ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमने बाहर से दी, कंज्यूम हुई, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन अपने आप होती हैं, नेचुरली होती हैं, उन्हें हम नहीं करा रहे होते हैं, और केमिकल एनर्जी रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये दोनों सेल्स एक दूसरे की अपोजिट हैं, जस्ट अपोजिट हैं। दोनों के फंक्शन को समझ पाए होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, और उम्मीद करता हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस को भी जान पाए होंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं अगली क्लास के साथ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए।